तो स्टूडेंट्स, आज लॉज ऑफ मोशन का हमारा 6th लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। मैं आप सभी का जूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चलो देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा याद दिलाऊँ आपको। तो पिछले लेक्चर में हमने लामीज थ्योरम पढ़ा था। लामीज थ्योरम में जब किसी पॉइंट पर लगने वाले 3 फोर्सेस, और 3 भी कोप्लेनर होने जरूरी हैं, 3 कोप्लेनर फोर्सेस हमारे, उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तब हम उस थ्योरम को यूज करते हैं। अगर आपको उससे पहले वाले लेक्चर का थोड़ा सा ध्यान है तो आपको याद होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में होती है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने में फोर्स को आपसे लेना चाहती है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, तो आपसे चाहेगी कि फोर्स दो, तब जाके आप उसको रेस्ट से हटा के मोशन में ला सकते हो। या बॉडी एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है तो भी वो इक्विलिब्रियम में मानी जाती है, आपको मैंने बताया है, तो भी वो इक्विलिब्रियम में ही मानी जाएगी। तो तब जाके भी आप उस पर फोर्स ही लगाएंगे, तब जाके वो रुकेगी, या फिर आप उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो भी फोर्स लगाएंगे। तो आज उससे आगे की बात करेंगे कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसका नेट फोर्स 0 ना हो तो क्या होने वाला है। अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है तो हम पहुंच जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। बस आज उसी का डिस्कशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ये क्या है? तो न्यूटन ने बताया कि जब भी बॉडी आपके पास या कोई ब्लॉक आपके पास रखा हुआ है और उस पर नेट फोर्स, देखो बहुत सारे फोर्स लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे नेट फोर्स, सबका रिजल्टेंट। मान लीजिए इस पे इधर भी लगा हुआ है फोर्स F1, इधर लगा हुआ है F2, इधर लगा हुआ है F3, इधर लगा हुआ है F4, लेकिन सबका जो रिजल्टेंट है नेट फोर्स है F नेट, वो है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये हो गया आपका नेट फोर्स, और ये 0 नहीं है, इन सब का रिजल्टेंट 0 नहीं है, 0 वेक्टर नहीं है। तब ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। चलो, तो मोशन में आ जाएगा तो इसका मतलब ये ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि इन सब की जो रिजल्टेंट किया आपने, वेक्टर रिजल्टेंट, उसकी जो डायरेक्शन आई वो आपकी इस तरफ आ गई, F नेट। ऐसे ही मान लिया मैंने। तो F नेट इस तरफ आ चुका है, तो क्या ये ब्लॉक इस साइड में चलना शुरू हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, ये इसी साइड में चलना शुरू हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन a होगा। तो न्यूटन ने बताया इस a की कैलकुलेशन करने के लिए फोर्स, नेट फोर्स अपॉन में मास, ये न्यूटन की कैलकुलेशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स नॉन जीरो होता है तो बॉडी चलना शुरू कर देती है a एक्सेलरेशन के साथ। और वो एक्सेलरेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? a इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में मास। ये आपके पास न्यूटन का फॉर्मूला, हर जगह यही लगना है। जहां जहां भी हम इसको देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी से क्वेश्चंस हो जाने हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला कहेंगे आप इसको। अब इस पे ना हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, हमने इस तरफ उस पर फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब पीछे की तरफ कोई फोर्स रोकने वाला नहीं है। सरफेस स्मूथ होती है तो उसमें इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता, ब्लॉक के और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन की बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें होगी नेक्स्ट चैप्टर में। चलो, अब ये आगे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन होगा a, और a की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये आगे जा रहा है तो आगे वाला फोर्स, लेके जाने वाला फोर्स, माइनस पीछे कोई रोकने वाला है
तो पीछे रोकने वाला 0 कोई नहीं है, तो F माइनस 0, तभी तो नेट फोर्स निकलेगा ना। तो नेट फोर्स हो गया F माइनस 0, और ये नेट फोर्स x की डायरेक्शन में नेट फोर्स है, क्योंकि ये चली x की डायरेक्शन में रहा है, ठीक है ना। तो F माइनस 0 अपॉन में इसका मास, मैंने कहा नेट फोर्स अपॉन में मास। मास को भी आप टोटल मास भी कह सकते हो, अगर ये 1 के बजाय 2 हो जाए, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आगे आने वाला है। तो यहां से A की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई F/m। मेरे ख्याल से बात यहां तक समझ में आई होगी। अभी हम इस पे फोर्स और भी लगाते हैं और तब इसका एक्सेलरेशन देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और देखनी है हमें, सर ये आगे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा सर? mg नीचे की तरफ लग रहा है ना, वेट इसका, बिल्कुल न्यूटन का थर्ड लॉ आ जाएगा। वैसे तो थर्ड लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ये है कि वहां पे मैंने नाम नहीं बताया था आपके सामने। कहाँ डिस्कस कर चुके हैं? सबसे पहले लेक्चर में, जब हमने कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्कस किया था। ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो है कि सरफेस पे ये ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको जो ये नीचे की तरफ लगा रहा है इसको एक्शन कहते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ इससे वापस इसको फोर्स मिल रहा है उसको रिएक्शन कहते हैं। वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अभी इसके बाद ही इसी लेक्चर में। चलो ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई F/m, और ये N को बैलेंस कर लिया mg ने, ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया mg ने। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है y की डायरेक्शन में तो बैलेंस में, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और x की डायरेक्शन में आगे चल रहा है। किस एक्सेलरेशन से? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया, और अपॉन में मास m, अपॉन में मास m। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलो इस पे हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें और क्या वैरायटी बन सकती है। तो ये ब्लॉक तो यही है, मान लीजिए यही ब्लॉक है आपका, इस पे फोर्स लगा हुआ है F, और ये F ना, इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10 न्यूटन, और 2 kg का, और जी 30 डिग्री का एंगल, और स्मूथ सरफेस। बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा? हमें यह देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जरूरी चीज है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम F के कंपोनेंट कर लीजिए। F का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में F साइन F कॉस थीटा के नीचे वाला कॉस होता है, ये तो ये कॉस हो गया, F कॉस 30, और परपेंडिकुलर वाला होता है साइन, F साइन 30। बोलो ठीक है कि नहीं? अब 2 kg का है ब्लॉक, तो 2 kg का ब्लॉक है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा 2g, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही होगी n। अब बताओ किधर चल रहा है? तो सर पॉसिबल है कि ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लें, और ये आगे की तरफ इसको लेके जाने वाला फोर्स है F cos 30, और पीछे की तरफ लेके जाने वाला कोई फोर्स नहीं है, 0 है। तो सीधी सी बात, आगे तो ये कंफर्म चल रहा है, ऊपर डिपेंड करेगा ऊपर चल रहा है या नहीं। ऊपर डिपेंड करेगा कि F साइन थीटा की वैल्यू क्या है। F साइन थीटा की वैल्यू अगर 2g से ज्यादा हो गई तो ऊपर भी चलेगा। तो चलो F साइन 30 की वैल्यू यहीं कहीं लिख लेता हूं। F कितना 10, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो मतलब ये हो गया 5 न्यूटन ऊपर की तरफ, 2g नीचे की तरफ। 2g कितना होता है? 2g, तो 2g होता है सर 20। अब 20 और 5 कौन जाता है? 20 जाता है, तो नीचे टिका रहेगा। सर बैलेंस कैसे होगा? नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी ना भाई। 5 तो ऊपर की तरफ लग रहा है ये F साइन 30, और 20 नीचे की तरफ लग रहा है, तो बैलेंस कैसे होंगे? बैलेंस होंगे 20 नीचे की तरफ, 5 ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन इसको 15 और दे देगी, तो टोटल ऊपर की तरफ हो जाएगा 20 और नीचे की तरफ भी हो जाएगा 20। तो इसका मतलब y की डायरेक्शन में तो ये बैलेंस में है। अब आगे जा रहा है, तो a की वैल्यू आगे की डायरेक्शन में, तो ठीक है, a की वैल्यू न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग
ए की वैल्यू होती है नेट फोर्स ऑन द बॉडी। अब नेट फोर्स में एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स की डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालूंगा। तो एक्स की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया, तो वो हो गया एफ cos 30, आगे ले जाने वाला फोर्स माइनस पीछे रोकने वाला फोर्स 0 अपॉन में मास 2। बोलो बस ठीक है। एफ cos 30, एफ आ गया 10 cos 30 की वैल्यू √3/2 और अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल 5 हो गया। ए की वैल्यू आ गई 5√3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक पर लगने वाला एक्सेलरेशन आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे टोटल लगने वाला हमने फोर्स निकाला और उस फोर्स से वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना उसी में निकालो, क्योंकि बाकी तो बैलेंस है ना। अगर आप सबका टोटल भी करेंगे सारे फोर्सेस का तो ऊपर और नीचे वाले तो आपस में कट गए, तो सिर्फ आगे वाला फोर्स बचा, एक्स की डायरेक्शन वाला फोर्स, और एक्स की डायरेक्शन वाला फोर्स ही उसको आगे लेके जा रहा है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग में जब भी इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि आगे ले जाने वाला फोर्स माइनस पीछे रोकने वाला फोर्स अपॉन में इसका मास, और आप सीधे सीधे ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो बहुत इजी है और मजा आएगा इसमें टॉपिक में। चलो अब इसको और थोड़ा सा और फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है। तो और फोर्सेस लगाएंगे तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं कहीं। मान लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक आगे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और पीछे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और मास है इसका 3 kg का मास है, ठीक है। तो हमने अब बताना है कि ये किस डायरेक्शन में चलेगा। तो 5 न्यूटन आगे की तरफ, पीछे की तरफ 2 न्यूटन, तो आगे वाला फोर्स बड़ा है तो आगे चलेगा। मान लेते हैं किस एक्सेलरेशन से चलेगा, ए एक्सेलरेशन से। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी ए इक्वल्स टू 5 - 2 आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स और अपॉन में टोटल मास 3। तो 5 - 2 3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इजी है यार, ए की वैल्यू। अब आप कहोगे सर हम वाई की डायरेक्शन में क्यों नहीं, वाई की डायरेक्शन बैलेंस है। नीचे की तरफ वेट 3g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n, सरफेस से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन। तो n ने 3g को बैलेंस कर लिया, n की वैल्यू आ गई। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी n निकाल सकते थे हम। ऊपर की तरफ कौन कौन था, n था, प्लस ऊपर की तरफ कौन था, f sin 30 था, तो वो कितना आ गया था, f sin 30 की वैल्यू। ऊपर की तरफ n, ऊपर की तरफ f sin 30, उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 5, और इक्वल्स टू में नीचे वाले को बैलेंस कर रहा था 2g। तो n की वैल्यू 2g को लिख लो 20 - 5, तो ये आ गई 15 न्यूटन, ठीक है ना। ये वाला n और इस वाले n में कंफ्यूज नहीं होना, वो न्यूटन वाला n है और ये n नॉर्मल रिएक्शन वाला n है। तो चलिए अब इसमें एक दो एग्जांपल और भी देखते हैं। मान लीजिए किसी ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, F = 2i कैप + 3j कैप - k कैप न्यूटन। F2 इक्वल्स टू में i कैप - 2j कैप और प्लस 3k कैप न्यूटन। F3 इक्वल्स टू में 2i कैप - 5j कैप न्यूटन। ये तीन फोर्सेस एक ब्लॉक पर लगे हुए हैं। उस ब्लॉक का मास आपको 3 kg का दिया हुआ है, ठीक है। अब इनकी क्या क्या डायरेक्शन है, देखो i j k 3D में लगे हुए हैं, तो मैं बोर्ड पे तो आपको दिखा नहीं सकता, कोई इधर लगा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ है। हमने क्या करना है, हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर इसका सॉल्यूशन लिखें तो न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन कहता है कि एक्सेलरेशन उनके लगने वाले नेट फोर्स अपॉन में मास के इक्वल होता है। तो नेट फोर्स हो गया F नेट मास m, F नेट F1 + F2 + F3, तीन फोर्स लगे हुए हैं तो टोटल कर दीजिए उनका। अब सीधे वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं तो वेक्टर फॉर्म में तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे और अपॉन में मास m। फटाफट वैल्यू रखो इसकी F1 F2 F3 की।
तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, F1 हो गया ये तो, प्लस F2 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, F2 हो गया, और 2i कैप माइनस 5j कैप, F3 हो गया, और अपॉन में मास m कितना है 3 kg, i वाले सारे एक तरफ, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 तो 5i कैप प्लस 3j वाले ले लो, 3j माइनस 2j तो j रह गया, और माइनस का 5j तो माइनस का कितना बचा था, j माइनस 5j तो माइनस का 4j रह गया, फिर माइनस के प्लस 3k तो ये बन गया आपका प्लस का 2k, तो प्लस 2 माइनस 5 तो माइनस का, समझ गए ना, क्योंकि इसमें तो k है ही नहीं लास्ट वाली क्वांटिटी, तो k कैप और अपॉन में 3। अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो 3 अपॉन में अलग अलग लेके जाइए, 5/3 i कैप माइनस का 4/3 j कैप एंड माइनस 2/3 k कैप, दैट इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आ गया इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये तो ij के टर्म में, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ij के टर्म में तो उसकी डायरेक्शन भी मिल गई आपको और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अगर हम मैग्नीट्यूड को जानना चाहते हो तो याद होगा आपके वेक्टर्स में पढ़ा है हमने, तो वेक्टर्स में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं मोड ए, तो वो था 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, तो माइनस को अंदर ही ले लो, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस इसका कोफिशिएंट माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका सॉल्व कर करा के, इसको देख लो ये कितना बैठ रहा, तो ये बैठ गया आपका 5/3 हो गया 25/9 प्लस 16/9 प्लस 4/9। इसको अगर चेक करोगे आपका तो 25 और ये बन गया आपका 45/9 बन गया, ये 45/9, तो 45 पे रूट रहने दो, 9 का रूट हो गया 3, ये इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन इसका कैलकुलेट हो गया। बस ये मैग्नीट्यूड है भाई, मान लो उसने मैग्नीट्यूड पूछा हो तो मैग्नीट्यूड ये दीजिए, अगर पूरा पूछा है डायरेक्शन के साथ तो ये पूरा आंसर होगा आपका। समझ गए ना मेरी बात, आसान है यार। तो चलो अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है या कोई भी बॉडी है, वो किसी सरफेस पे रखी हुई है, ऐसे नहीं रखी, इसके ऊपर जैसे ये रखा है ऐसे नहीं रखी, मान लीजिए सरफेस पे ऐसे रखी है और सरफेस को मतलब वेट नहीं है वहाँ, मैं ये कह देता हूँ वेटलेस है, वेटलेस बॉडी, अब ठीक रहेगा, कैसे भी रख लो अब उसको आप, वेटलेस बॉडी है, वेटलेस बॉडी। अब वेटलेस बॉडी है और इस पे इस तरफ लगा हुआ है 3 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ लगा हुआ है 4 न्यूटन का फोर्स, दो फोर्सेस इस पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये एक्स की डायरेक्शन मान लेता हूँ, ये वाई की डायरेक्शन मान लेता हूँ, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ ये किस एक्सेलरेशन से चलेगा, तो पहले तो सोचने की बात ये है ये किधर चलेगा। सर वेट तो इसमें है नहीं, तो वेट का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। मास उसने दे रखा है 2 kg, मतलब देखो मास हो सकता है, वेट जरूरी नहीं है हो, क्योंकि वेट डिपेंड करता है जी पर। अगर अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो मास तो हमारे अंदर है पर हम हवा में होंगे, ग्रेविटी खत्म तो वेट नहीं होगा, हम अर्थ की तरफ, अर्थ हमें नहीं खींचेगी तो अर्थ की तरफ ही वेट लगता है, अर्थ जो खींचती है हमको वही तो वेट है हमारा। अब वो उसकी टेंडेंसी खत्म हो गई, या कहो उसकी वो जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई, जी खत्म हो गया, तो हम कहाँ होंगे, मास तो है हमारे अंदर लेकिन हमारे अंदर वेट नहीं होगा। तो इस तरीके से इस बॉडी के पास मास तो है, मास दे रखा है, मान लो m इज इक्वल टू में 5 kg का मास है, लेकिन वेटलेस है, वेट नहीं है, जी एब्सेंट है, यहाँ ये कह सकते हैं जी एब्सेंट है, क्योंकि जी की वजह से ही लगता है हमारा वेट। चलो ठीक है जी, अब 3 न्यूटन का फोर्स एक तरफ लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में, 4 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए वाई की डायरेक्शन में लग रहा है। उसने ये पूछ लिया कि एक तो उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन,
मोशन की डायरेक्शन और बॉडी का एक्सेलरेशन। चलो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। एक काम कीजिए, 5 kg का है, हमने क्या करना है सर, हमने तो टोटल फोर्स निकालना है। तो टोटल फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसे थोड़ा ही ना ऐड कर लोगे कि 3 + 4 टोटल 7 हो गया, नहीं। तो सर तो याद करो, ये आ गया रिजल्टेंट इनका दोनों का, 3 और 4 का रिजल्टेंट यहाँ बीच में होगा कहीं, ये है इसका एफ नेट फोर्स। कितना होगा ये एफ नेट? तो आपको पता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलरली लगे हुए हों, ये 3 का ये 4 का, तो यहाँ बीच में आएगा 5 न्यूटन का इनका रिजल्टेंट। समझ गए ना कैसे आया? क्योंकि 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो याद करो वेक्टर्स में मैंने बताया था, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे लगे हुए होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आर होता था वो होता था √x² + y²। अगर ये x है, ये y है और ये r है, ये रिजल्टेंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √ में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √25, मतलब 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स उसका रिजल्टेंट है, ये एफ नेट आ गया, एफ नेट। अब किस डायरेक्शन में चले गए सर? इधर। और सर इसका वेट नहीं है, वेट भूल जाओ, चलो ठीक है, तो इधर ही चलेगा फिर। तो सर इधर 3 लग रहा था, इधर 4 लग रहा था, दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच यहाँ पे आ गया। एकदम बीचों बीच नहीं होता, लेकिन मान लीजिए इनके बीच में पड़ने वाला है, तो बीच में आ गया। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं बस, वो हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन में मास। तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका 5, अपॉन में मास कितना है 5, तो ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर/सेकंड²। ये ए आ गया, ये उसका एक्सेलरेशन है। अब डायरेक्शन सर, अब डायरेक्शन के 2 तरीके हैं, या तो आप एक काम करते इसे आई और जे में बना लेते, चलो उससे भी करके बताऊंगा मैं। पहले अभी हम इसकी डायरेक्शन निकाल लें कि सर ये थीटा बता दें, तो पता चल जाएगा मैं कि 3 न्यूटन से कितने एंगल पे चला, ये वाला थीटा बता दें। तो tan थीटा निकालो। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये लेंथ, अगर इसको ट्रायंगल मानूंगा, इसको ट्रायंगल मानो इसको, तो परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, अपॉन में बेस कितना है 3, 4/3। सर ये किसकी वैल्यू होती है? थीटा = 53 डिग्री की। याद करो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, एक ट्रायंगल याद करो, ये वाला ट्रायंगल 53 डिग्री, तो सामने 4, ये 3 और ये 5, तो tan 53 की वैल्यू आ गई 4/3, 4/3। तो 53 डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू, मतलब डायरेक्शन भी आ गई और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी आ गया। यही काम सेम आप वेक्टर की फॉर्म से भी कर सकते थे। थोड़ा सा मैं आपको उसको भी बताता हूं, वेक्टर की फॉर्म से हम इसको कैसे कर सकते थे। हम एक काम कर लेते हैं ना सर, जैसे हमने ये वेक्टर का दोनों का सम किया है, ये तो हमने फिगर में कर लिया कि फिगर में इसका रिजल्टेंट कितना है, फिगर के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको आई और जे की टर्म्स में कर लेते, कैसे? हम ये मान लेते कि ये डायरेक्शन तो एक्स की है, ये वाली डायरेक्शन एक्स की है और ये वाई की है, तो एक्स की डायरेक्शन में फोर्स 3i लिख देते हैं हम इसको, y की डायरेक्शन में फोर्स 4j लिख देते। टोटल फोर्स एफ नेट, तो एफ नेट की वैल्यू हो जाती, सीधे ऐड हो जाएंगे फिर तो ये, फिर इनका रिजल्टेंट आपको जो चाहिए ना रिजल्टेंट, उसमें फिगर की जरूरत नहीं है, सीधे ऐड कर दो 3i, जब i और j के टर्म में आएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, जब i j के टर्म में थे तो सीधे सीधे ऐड करके हमने उनको लिख दिया था, तो सीधे ऐड हो जाएंगे। तो 3i प्लस 4j और अपॉन में मास m की वैल्यू रख दो यहाँ पे 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती? a की वैल्यू आ जाती 3/5i, 3/5i प्लस 4/5j। ये आंसर आ जाता वेक्टर की फॉर्म में। इसमें दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। सर कैसे आ गया मैग्नीट्यूड? अरे भाई निकाल लो, 3/5i प्लस 4/5j, तो 3/5i को आप देखोगे इसका मैग्नीट्यूड, जैसे a की वैल्यू ये आई है आपकी 3/5i प्लस 4/5j। मैं थोड़ा सा इधर को लिखता हूं, चलो
अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो 3/5 का होल स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3/5 का मतलब 9/25 प्लस 16/25 का अंडर रूट, ये आ गया 25/25, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, वही आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थीटा भी आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो भी इसी से आ जाएगा। थीटा सर कैसे आ जाएगा, जे का कोफिशिएंट अपॉन में आई का कोफिशिएंट, ये होता है थीटा। सर ये कैसे होता है, तो उसके लिए भी देख लो भाई, ये जे का कोफिशिएंट है तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जो लेंथ है वेक्टर की 3 है और इसकी कितनी है 4, जे की डायरेक्शन में 4 है। तो अगर मुझे ये थीटा निकालना हो तो 4/3, बात वही है जो वहां पे किया था। तो tan थीटा की वैल्यू वही आ जाएगी आपकी 4/3। जे के कोफिशिएंट मतलब जे वाले वेक्टर की लेंथ और आई वाले वेक्टर की लेंथ अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, आपका आंसर आ जाएगा 4/3। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। न्यूटन का सेकंड लॉ में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बार बार ए कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तक ए कर रहे हैं, अभी और आगे जाके फ्री बॉडी डायग्राम बना के कहीं टेंशन कैलकुलेट करेंगे, कहीं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, कहीं फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, सब चीजें इसी से होने वाली है। तो ये सबसे काम का आपके रूल है, ठीक है ना, ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आगे, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए न्यूटन के सेकंड लॉ के। ऐसा नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। अभी तो हम सिंगल ब्लॉक सिस्टम ले रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डबल ब्लॉक सिस्टम को लेंगे। अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन थर्ड लॉ पे और कर लेते हैं न्यूटन के। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो आपसे क्या कहता है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसमें यहां पे, क्योंकि हम इसका डिस्कशन किया है हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में। कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगते हैं ना वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लगते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ आपसे बोलता है कि जब भी कोई बॉडी रखी हुई है या मोशन में है, वो उसकी दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, या फिर ये कहो कि एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है। तो ए ये है और मान लो ये जो सरफेस है ये एस है, इसको एस कह देता हूं। तो ए जो है वो एस पर एक फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ लगा रही है कि नहीं, हाँ कांटेक्ट फोर्स में पढ़ा था, नीचे की तरफ एन, ठीक है। तो इसको बोलूंगा मैं एक्शन। फिर से समझो, ये जो ब्लॉक इसके ऊपर सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये ब्लॉक इस सरफेस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसको कह रहा हूं मैं एक्शन। देखो दिखाता हूं, मैं इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे प्रेस करता हूं, तो क्या ये नीचे नहीं जाएगा। अब सरफेस तो चलो नीचे नहीं जा सकती, धरती में तो ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाएगा अर्थ में, लेकिन जाने की कोशिश तो करेगा। नीचे की तरफ तो फोर्स लगा रखा है ना, किसने लगाया, ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन वो नीचे गया नहीं। क्यों नहीं गया सर, क्योंकि नीचे वाली सरफेस ने इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा के उसको इक्विलिब्रियम में ला दिया। तो बस ठीक है, इस फोर्स के बदले उसने ब्लॉक पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, इतना ही लगाया, जिसको कहेंगे रिएक्शन, जिसको बोलेंगे रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। अब ये मान लीजिए m मास का ब्लॉक था, तो mg इसका वेट नीचे की तरफ था। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये mg के इक्वल ही, हाँ होगा, mg के इक्वल ही होगा ये, लेकिन हम इसको एक नया फोर्स मानेंगे एक्शन और रिएक्शन का n, क्योंकि ये हर बार mg के इक्वल नहीं हो। अगर ये बॉडी चलती हुई होगी नीचे की तरफ तो mg ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन ऊपर की कम हो जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी चलती है ना उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, तभी तो वो चल रही है उस डायरेक्शन में। तो अगर ये बॉडी नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती, मान लो यहां दलदल होता, तो ये नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाती, तो इसका मतलब उसका वेट ज्यादा है और नीचे की तरफ से उसको जो रिएक्शन मिल रही है सरफेस से वो कम रह गई, तभी तो वो नीचे की तरफ दलदल में नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी।
बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो ये बात समझने की जरूरी है कि हम जो है वो उससे मिलने वाली जो रिएक्शन है उसको हम हमेशा एक्शन और रिएक्शन में लगाते हैं, पेयर में लगाते हैं। और ये हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में सब कुछ पढ़ा है और यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि ए बॉडी और साथ में आगे इसी के आगे बी बॉडी है। मान लीजिए हमने इधर से एक फोर्स लगाया, तो क्या ये ए बी पे आगे की तरफ एक पुश नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। जब आप ए को पीछे से पुश करोगे, ए को हम पीछे से पुश कर रहे हैं तो ए बी को आगे की तरफ पुश कर रही है। तो मतलब अगर हम ये कहें ए और बी को थोड़ा सा अलग करके लिखें तो आगे की तरफ पुश किया बी को, किसने? ए ने। तो मतलब एक फोर्स लगाया बी पर ए ने, तो मैं उसको बोल रहा हूं एफ बी ए। फोर्स लगाया बी पर ए ने लगाया तो एफ बी ए, और इतना ही फोर्स वापस बी ने लगाया, वो जाना नहीं चाहता है, वो ए पे लगाएगा वापस। तो अगर इसको आप एक्शन बोलोगे तो वापस इस पे लगाएगा ए पर फोर्स लगाया किसने? वापस बी ने वापस इतना ही फोर्स लगाया, उसको बोलोगे आप रिएक्शन। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? आगे से ये जो फोर्स लग रहा था वो तो था ही, लेकिन इस फोर्स की वजह से ए आगे जाना चाहता है लेकिन आगे बी रखा हुआ है, बी उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, अब ए ने आगे की तरफ फोर्स लगाया, बी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। वो क्या करेगा? बी पर भी फोर्स लगाएगा आगे की तरफ एफ बी ए, और उसको आगे लेके चलना शुरू कर देगा। तो बी जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो वापस एफ ए बी से कर रहा है, मतलब उसी पे उतना ही वापस फोर्स लगा रहा है। लेकिन मान लो इसने ये फोर्स ज्यादा लगा रखा होगा तो वो आगे चलना शुरू कर देगा। बस यही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये हमने सबसे शुरू में कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ लिया था। ऐसे ही जैसे रस्सी में टेंशन, देखो रस्सी वाली टेंशन याद दिलाता हूं आपको, हमारी एग्जाम की टेंशन नहीं है, रस्सी की टेंशन है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो चलो एम मास, अब अगर आप इसको देखोगे रस्सी ना होती मान लो ये, तो क्या होता? सर एम मास है, वेट नीचे की तरफ लगेगा mg और ये नीचे गिर जाएगा। हाँ, रस्सी ने रोक के रखा है ना, हाँ बिल्कुल रस्सी ने रोक के, तो रस्सी इस m पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, ये लगा रही है, रस्सी इस m पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है जिसको हम रस्सी की टेंशन T बोलेंगे। तो ये मास m भी तो रस्सी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, उतना ही T, तभी तो T की डायरेक्शन हम ऐसे लेते थे। तो हम इसको अलग अलग बनाएं अगर, तो मास m तो रस्सी पे नीचे की तरफ टेंशन लगा रहा है, रस्सी पर नीचे की तरफ, रोप पर नीचे की तरफ लगने वाली टेंशन, और रोप की वजह से मास m पर ऊपर की तरफ लगने वाली टेंशन T, और वेट इसका नीचे की तरफ mg। तो ये जो T है, अगर रस्सी की तरफ से माने कि रस्सी ने इसको एक्शन दिया तो ब्लॉक ने रस्सी पर रिएक्शन दिया। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो ये कांटेक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स जो पेयर में लग रहे हैं, एक दूसरे पर लगा रहे हैं फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का, कि इधर से एक ब्लॉक आया, दूसरा ब्लॉक इधर से आया, इसने इस पे लगाया फोर्स, इसने इस पे लगाया फोर्स, उतना ही लगेगा, आपस में एक्शन रिएक्शन। तो वो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, लाइक करिएगा तो मुझे पता चलेगा कैसा लगा है, और हमारे लिए कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो के बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। देखो आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, अब कमेंट नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।